हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं डेलिमिटेशन यानी परिसीमन की। दरअसल चर्चा का विषय कुछ इस प्रकार है कि दक्षिणी भारत के राज्यों ने फिर दोबारा परिसीमन के ऊपर अपनी चिंताएं जाहिर करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आने वाले परिसीमन के बाद उन्हें संसद में कम प्रतिनिधित्व मिलेगा, जिसके कारण उनकी आवाज दबा दी जाएगी या उनकी मांगे सुनी नहीं जाएगी। तो यह विषय अपने आप में महत्वपूर्ण है और अपने आप में चर्चा के लिए जरूरी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इससे जुड़ी सभी चीजें जानते हैं। पहले देखते हैं हमारी न्यूज क्या कह रही है। Why southern states are nervous about delimitation? तो डेलिमिटेशन के लिए क्यों दक्षिणी भारत के राज्य परेशान है, आइए चीजों को जानते हैं, समझते हैं। और फिलहाल हमें ये समझना है मामला हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक संदेश के माध्यम से। दरअसल फिलहाल हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक संदेश दिया है दक्षिणी भारत के राज्यों को और उनको कहा है कि देखिए, आपको परिसीमन से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि परिसीमन तो होगा, ये एक आवश्यक प्रक्रिया है, लेकिन परिसीमन के बाद आपको एक भी सीट नहीं खोने का मौका मिलेगा। आपकी जो सीटें हैं वो वहीं की वहीं बरकरार रहेगी, आपको कोई चिंता नहीं करनी है। इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं। तो संदेश तो अपने आप में पॉजिटिव है, लेकिन इससे जुड़ी सभी चीजों को समझना भी जरूरी है, क्योंकि हम लोग ये देखते हैं, चाहे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन हो या फिर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, जब ये कभी भी अलग अलग कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, अलग अलग कार्यक्रमों में जाते हैं, तो इन्होंने कई बार अपने राज्य के नागरिकों से यह आह्वान किया कि आप अधिक से अधिक संख्या में बच्चों को जन्म दें। इसके पीछे का रीजन है दक्षिणी भारत के राज्यों का घटता फर्टिलिटी रेट यानी कि प्रजनन दर। अब प्रजनन दर जिस प्रकार से दक्षिणी भारत के राज्यों में घट रही है, इसके पीछे का रीजन है परिवार नियोजन। जिस समय पूरे भारत में परिवार नियोजन की बातें शुरू हुई थी, उस समय दक्षिण भारत एक ऐसा खास क्षेत्र था जिन्होंने परिवार नियोजन को केवल विचारों में ही नहीं अपनाया बल्कि वास्तविक जीवन में भी अपनाया। लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि दक्षिणी भारत के राज्यों की जनसंख्या वृद्धि दर उत्तर भारत के राज्यों की तुलना में लगातार घटती रही। और वर्तमान में अगर हम लोग जनसंख्या के समीकरण को समझते हैं तो हमें यह भी पता चलता है कि दक्षिणी भारत की जनसंख्या उत्तर भारत की जनसंख्या की तुलना में काफी ज्यादा कम रह गई है। अब हमारे देश में जब कभी भी परिसीमन होता है तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या को ही मुख्य आधार बनाया जाता है और वही फिलहाल यहाँ पर इनकी चिंताएं प्रस्तुत कर रहा है। हालांकि वर्तमान में ये कह तो रहे हैं कि भाई राज्य के लोगों से कि आप अधिक से अधिक संख्या में बच्चों को जन्म दें, लेकिन कोई भी चीज अचानक से नहीं होती। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, तो जब रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, तो ऐसी स्थिति में आप अचानक से पूरे के पूरी जनसंख्या की स्थिति को कैसे उलट सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो डेलिमिटेशन को समझना जरूरी है। संवैधानिक मामला भी अपने आप में, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 में लोकसभा की सीटों के परिसीमन की बात की गई है। ठीक है, वहीं हम लोग देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 170 में विधानसभा की सीटों के परिसीमन की बात की गई है। यहाँ पर एक खास प्रावधान यह किया गया है कि जब कभी भी देश की जनगणना होगी तो प्रत्येक जनगणना के आंकड़ों के आधार पर हम लोग परिसीमन का कार्य करेंगे और उसके आधार पर ही आने वाले सभी चुनाव संपन्न होंगे। हालांकि यह प्रक्रिया नियमित रूप से चल नहीं रही है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब भारत आजाद हुआ था तो शुरुआती 3 दशक तो इस मामले में बेहतरीन रहे। हम लोग देखते हैं कि वर्ष 1976 तक 75 तक ये काम रेगुलरली सिस्टमैटिकली हुआ। हम लोग देखते हैं कि 1951 की जनगणना के आधार पर डेलिमिटेशन यानी कि परिसीमन किया गया, 1961 की जनगणना के आधार पर भी किया गया और 1971 की जनगणना के आधार पर भी किया गया। लेकिन 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया और इस 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत यह व्यवस्था कर दी गई देश भर के अंदर कि देखिए, अब हम लोग दशकीय आधार पर जनगणना को आधार बनाकर परिसीमन का कार्य नहीं करेंगे और अब अगला परिसीमन का कार्य 2001 में होगा। यह काम कब हुआ? 1976 में किया गया, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद। तो हम लोग देखते हैं कि सीधे तौर पर 25 वर्षों के अंतराल जो था वो यहां पर निर्धारित कर दिया गया था आने वाले परिसीमन के कार्य के लिए। अब चीजें रुकी और आगे बढ़ी। अब हम लोग देखते हैं कि 42वें संविधान संशोधन, देखो आंकड़े कुछ इस प्रकार से हैं कि आप लोग याद रखना चाहे तो रख सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन ने क्या किया था कि परिसीमन को 25 वर्षों के लिए स्थिर कर दिया। ठीक वही स्थिति हम लोग देखते हैं कि 42 दूनी 84वें संविधान संशोधन ने भी ऐसा ही कार्य किया और 84वां संविधान संशोधन अधिनियम यह कह गया कि देखिए जी, परिसीमन का कार्य जो होगा वो 2026 में करना है। तो 2021 के बाद से हम लोग चीजें जो हैं वो इसी रूप में संभाल रहे हैं। 543 सीटें लोकसभा की हैं, वही अपनी अवस्था में बनी हुई है, कार्यक्रम चल रहा है। अब कई बार हम लोग के मन में ये प्रश्न भी आता है कि ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से परिसीमन का कार्य
25-25 वर्षों के अंतराल पर शिफ्ट करना पड़ा। दरअसल इसके पीछे का रीजन था भारत की जनसंख्या वृद्धि। अब देखिए, भारत में जनसंख्या लगातार तेजी से बढ़ी स्वतंत्रता के बाद। अब ऐसी स्थिति में परिवार नियोजन के लिए कार्य करना, उपाय करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। लेकिन फिर भी राज्यों को चिंता थी कि कहीं ऐसा ना हो कि हम जनसंख्या नियंत्रण पे कार्य करें तो संसद में हमारा प्रतिनिधित्व घट जाए, हमारी आवाज ना सुनी जाए। तो ऐसी स्थिति में राज्यों की स्थिति प्रभावित ना हो, तो पूरे भारत के सभी राज्यों के लिए कह दिया गया कि देखिए जी, अब हम लोग संसद की सीटों को स्थिर कर दे रहे हैं 25 वर्षों के लिए। आप लोग जनसंख्या नियंत्रण उपायों पे कार्य कीजिए, आप परिवार नियोजन पे कार्य कीजिए, बाद में चीजें सबके लिए एक साथ बदली जाएगी। तो लगा था कि चीजें वास्तव में सुधरेंगी, और चीजें सुधारने के लिए जो विचार रखा गया था उत्तरी भारत में स्वीकारा नहीं गया, पर दक्षिणी भारत में अच्छे से इसको स्वीकारा गया, और दोनों बार इसी वजह से 25-25 वर्षों के लिए स्थिर कर दिए गए थे संसद के अंदर सीटें। क्लियर है बात सारी। अब अगला परिसीमन जो है वो होना 2026 में, और समय अब बहुत ज्यादा नजदीक है। हालांकि चीजें इस प्रकार भी डिले हो रही है कि जो सेंसस, जो जनगणना हमें 2021 में करनी थी, वो जनगणना नहीं हो पाई है। तो पहले जनगणना के आंकड़े आएंगे, उसके बाद होगी। लेकिन फिर भी चिंताएं दक्षिण भारत के राज्यों की अपने आप में काफी ज्यादा है। ठीक है, तो देखिए फिलहाल जो संभावित आंकड़े हैं, थोड़ा सा हमें वो समझना है, क्योंकि ये जो संभावित आंकड़े हैं, यही आंकड़े वर्तमान में दक्षिण भारत के राज्यों की चिंता बनी हुई है। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहां पर ये समझते हैं कि जब 1967 में परिसीमन किया गया था, तो उस समय पूरे भारत के लिए 520 सीटें निर्धारित की गई थी। ठीक है, अब इस दौरान हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश को 85 सीटें मिली थी, हालांकि अकेले नहीं मिली थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के साथ इस समय उत्तराखंड का हिस्सा भी मिला हुआ था, तो दोनों की मिला जुला के 85 सीटें थी। हालांकि जब 1976 में परिसीमन का कार्य किया गया, तो सीटों के अंदर थोड़ा सा ही परिवर्तन मिला, और 520 से ये बढ़कर के 542 हो गई। कहीं कहीं कुछ कुछ राज्यों को 1-2 सीटों का यहाँ पर वृद्धि मिल गई थी। ठीक है, तो 1-2 सीटों की वृद्धि मिली, पर चीजें जो हैं अब काफी लंबे समय से डिले हैं। अब वर्तमान में जो सीटें हैं भारत की, वो कितनी है? 543 है। अब 543 के आधार पर अब हमें चीजों को समझना है। अब दरअसल हुआ क्या, तो देखिए जब कभी भी परिसीमन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक जनसंख्या ब्रैकेट चुनते हैं कि भाई कितनी जनसंख्या के ऊपर एक सांसद प्रतिनिधित्व करने वाला है। अब पिछले जो हमारी यहाँ पर परिसीमन का कार्य हुआ था, तो उस समय यह निर्धारित किया गया था कि देखिए जी, एक जो लोकसभा की सीट होगी उसमें लगभग 10 लाख लोगों के ऊपर हम एक सांसद की नियुक्ति करेंगे। तो उसी के आधार पर हमारा ये 1976 के बाद हम लोग देखते हैं कि जो परिसीमन का कार्य किया गया था वो कुछ इस प्रकार का ही था। ठीक है, तो पिछली बार का जो कार्य था उसके आधार पर सीटें जो थी वो बांटी गई थी, तो 10 लाख का रेशो उस समय रखा गया था। अब यह सोचा जा रहा है कि क्या 10 लाख वाले रेशो को ही फॉलो किया जाएगा या 10 लाख वाले रेशो को अब चेंज कर दिया जाएगा। इसके पीछे का रीजन क्या है? अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग सेम रेशो रखते हैं तो भारत की स्थिति क्या होगी। ठीक है, हालांकि सेम रेशो के साथ परिसीमन करना बहुत ही ज्यादा परेशानियां खड़ा कर सकता है। रीजन क्या? जैसे कि जब हम लोगों ने पिछली बार परिसीमन का कार्य किया था, तो उस समय जो देश की जनसंख्या थी, तो जनसंख्या के आधार पर हमारा जो संसद बनी या हमारी जो लोकसभा बनी वो बनती है 543 सदस्यों की। उस समय हम लोगों ने जो एग्जैक्ट रखा था वो लगभग 10 लाख का ही रेशो रखा था एक लोकसभा सांसद के लिए। लेकिन अब जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और आंकड़े ये भी कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जो है वो भारत है। अब वर्तमान में अगर हम लोग 10 लाख के लगभग का ही रेशो रखें, देखो एग्जैक्ट नहीं मान सकते, मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल 10 लाख पिन पॉइंट ही आके रुकना है। उसके पीछे का रीजन ये है कि जनसंख्या घनत्व वैरी करता है, स्टेट टू स्टेट, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, एरिया टू एरिया, वो वैरी करता है। तो लगभग का आंकड़ा इसी वजह से हमें यहाँ पर लेकर के चलना पड़ता है। अब अगर मान लीजिए कि जो पिछली बार हम लोगों ने 10 लाख के लगभग का रेशो रखा था एक लोकसभा सीट के लिए, अगर हम लोग सेम सीट का रेशो फॉलो करते हैं तो आंकड़े ये कहते हैं कि हम लोग पहुंच जाएंगे लोकसभा के अंदर 1397 सीटों पे, यानी कि लगभग 1400 सीटें हो जाएंगी। लगभग 1400 सीटें होने का मतलब क्या है कि अभी हम लोग 543 पे हैं, तो एक प्रकार से ये मान सकते हैं कि 2.5 गुना से अधिक सीटें बढ़ जाएंगी लोकसभा में। और इतनी सीटें हम लोग स्वीकार नहीं सकते हैं। वास्तविकता है कि ये भी है हमारे जीवन की। क्यों? क्योंकि हमारी जो वर्तमान लोकसभा है उसकी तो कैपेसिटी 888 है। अब ऐसी स्थिति में क्या ऐसा होगा कि 888 सांसद ही हम लोग लोकसभा के अंदर बिठाएंगे और बाकी सब खड़े खड़े सेशन लेंगे? तो इसी वजह से ये तो सबने स्वीकार लिया है कि जो सेम रेशो पिछली बार हम लोगों ने निर्धारित किया था वो सेम रेशो लेकर के हम लोग अभी परिसीमन तो बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। अब यहां पर विडंबना थोड़ी सी ये बन गई है कि अब रेशो अगर चेंज होगा तो क्या हम लोग 15 लाख के रेशो को फॉलो करेंगे या फिर 20 लाख की जनसंख्या के रेशो को फॉलो करेंगे? इसके पीछे की स्थिति क्या है? अगर हम लोग एक सीट के लिए 15 लाख जनसंख्या का निर्धारण करते हैं तो हमारे देश में लोकसभा की जो सीटें बनेंगी वो बनेगी 942, और वहीं अगर हम लोग 20 लाख के रेशो को फॉलो करते हैं तो वो अनुमानित रूप से 707 हो सकती है। अब 707 जो है वो हमारे ब्रैकेट में बैठ रहा है। तो अब अधिकांश जो एक्सपर्ट मान रहे हैं वो यही माना जा रहा है कि अब 10 लाख पे नहीं, हम लोग को 20 लाख का रेशो लेकर के सीटों का निर्धारण करना पड़ेगा, परिसीमन करना पड़ेगा, तभी चीजें सफल हो पाएंगी, और सफल वरना नहीं हो पाएंगी।
अब चलिए, ये तो सामान्य आंकड़े रहे, ये पूरे भारत के लिए इन जनरल आंकड़े हैं। अब इन जनरल आंकड़ों के अंदर दक्षिण भारत के राज्य फिर भी क्यों चिंतित हैं और उनको फिर भी क्या परेशानी है, थोड़ा सा हमें वो भी समझना होगा। तो देखिए, दक्षिणी भारत के राज्य चिंतित हैं और उसी को लेकर के कुछ कुछ बातें यहाँ बताई गई। जैसे कि दरअसल अगर हम लोग उत्तर भारत के समीकरण समझते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई यूपी, बिहार, राजस्थान ये ऐसे राज्य हैं जहाँ जनसंख्या तेजी से बढ़ी। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश इन्होंने अपनी जनसंख्या को कंट्रोल किया। अब दरअसल हम लोग अपनी पिछली स्थिति समझते हैं तो हमें यह पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में 85 सीटें हैं, मिला जुला के उत्तराखंड की इसके अंदर 5 है और बाकी 80 जो है वो तो उत्तर प्रदेश की ही है। बिहार और झारखंड का मामला भी कुछ इस प्रकार से मिला जुला ही है। इसमें हम लोग देखते हैं कि बिहार की 40 है और झारखंड की 14 सीटें हैं। राजस्थान की अपनी 25 है, तमिलनाडु की 39 है और केरल की 20 है। हम लोग एक काम करते हैं कि जो सबसे ज्यादा स्वाभाविक माना जा रहा है वो ये माना जा रहा है कि 20 लाख के रेशो पर हम लोग चीजों को स्वीकार सकते हैं। अगर 20 लाख जनसंख्या के रेशो पर हम चीजों को स्वीकारें तो देखिए अंतर कितना आ रहा है। इस आधार पर हमें पता चलता है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति अगर हम लोग उत्तराखंड को मिलाकर के लेकर के चलते हैं तो पता चलता है कि आप सीधा 126 सीटों पर पहुंच जाएंगे, यानी कि लगभग आप में आधी सीटों की वृद्धि होगी। यह हमें स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रहा है। आप 85 से सीधा 126 हो जा रहे हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें तमिलनाडु की या केरल की तो हमें क्या पता चल रहा है, तमिलनाडु की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं है। मतलब चाहे आप 10 लाख के रेशो पे बैठे हुए हैं इतने पुरानी स्थिति में, और अगर आप नया परिसीमन भी कर रहे हैं तो आप कितने पे हैं, 39 पे ही रहेंगे। आपकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है क्योंकि जनसंख्या आपकी जो है वो नियंत्रण में रही है। वहीं अगर हम लोग बात करें 20 लाख की जनसंख्या के प्रतिनिधित्व के आधार पर केरल के अंदर सांसद कितने हो जाएंगे लोकसभा से, तो देखिए पहले तो आप जब 10 लाख पे चल रहे थे तो 20 थे। अब अगर आप लोग 20 लाख पे आकर के रेशो बनाएंगे और चीजों का निर्धारण करेंगे तो समझ लीजिए कि आपको 2 सीटों का घाटा होगा। अब यहां पर चिंता का विषय यही बन रहा है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो उत्तर भारत के राज्य हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे और बाकी राज्य हो, उनकी संख्या बढ़ रही है सीटों की। वहां सीटों की संख्या में लगातार वृद्धि देखने को एक बड़ा उछाल निकल करके आ रहा है उनकी सीटों का। लेकिन दक्षिण भारत का क्या हो रहा है, या तो आप बराबर रह गए, तमिलनाडु की स्थिति बिल्कुल अनचेंज्ड है, वहीं का वहीं बना हुआ है। केरल की स्थिति किस प्रकार से कि -2 हो गया यहाँ पर। अब बेचारे को यहाँ पर थोड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब मामला इनको यहाँ पर भी नहीं है, अब परसेंटेज गड़बड़ हो गया है इनके साथ में। अब पिछली स्थिति जो थी वो हमें क्या बताती है कि भाई देखो पिछली बार तो आपका जो प्रतिनिधित्व था वो परसेंट में चीजों को मैनेज कर रहा था, लेकिन अब आप और ज्यादा गिर गए हैं क्योंकि पिछली बार आपकी जो सीटें थी वो 543 के अंदर 39 थी। अब आप 707 के अंदर 39 पे बैठे हो, यानी कि आपका परसेंटेज घट गया है। केरल के साथ क्या हो रहा है कि पहले आप 543 में 20 थे, अब 707 में भी 18 रह गए, यानी कि परसेंटेज डाउन हुआ। और परसेंटेज डाउन होने का मतलब क्या है कि लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री वही व्यक्ति बन सकता है या सरकार उसकी ही बन सकती है जिसकी सीटें ज्यादा हैं, और जिसकी सीटें ज्यादा उसका बल ज्यादा, सरकार बनाने में उसकी भूमिका ज्यादा, और फंड्स लेना, जन कल्याण की बातें करना या अपने मुद्दों को उठाना उसको अधिक प्रतिनिधित्व मिलता है। ये वास्तविकताएं हैं। अब हमारे जो दक्षिण भारत के राज्य हैं वो इसी वजह से चिंतित हैं क्योंकि इनको लगता है कि भाई हमें दबा दिया जाएगा, हमारी बातें नहीं सुनी जाएगी, हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाएगा जिस प्रकार से हमें चाहिए। यह हुआ तो परिवार नियोजन की वजह से है, जनसंख्या नियंत्रण की वजह से, लेकिन हमारी आकांक्षाएं यहां पर दबाई जाएंगी। और फिलहाल इनको लगता है कि जो उत्तर भारत की प्रमुख पार्टियां हैं उन पार्टियों का ही फिर पूरे भारत में दबदबा होने लग जाएगा। जो देश का संचालन होगा वो मुख्य रूप से उत्तर भारत के राज्य ही करेंगे। उत्तर भारत के राज्यों पे ही फिर पार्टियां ज्यादा फोकस करेंगी। जो उत्तर भारत में जीतेगा वो सरकार बना लेगा, उसका ही मंत्रिमंडल होगा और पूरी व्यवस्था, पूरे के पूरा सिस्टम जो है वो उसके हाथ में ही चलेगा। चाहे बात करें दक्षिण भारत की क्षेत्रीय पार्टियों की तो क्षेत्रीय पार्टियां यहाँ पर इसी वजह से चिंता में, और चाहे हम लोग बात करें फिर दक्षिणी जनसंख्या को प्रतिनिधित्व मिलने की तो इसी वजह से यहाँ पर सारे पॉलिटिकल लीडर ये मुद्दा रख रहे हैं। क्लियर है बात सारी की सारी। तो आपका जो परसेंटेज है वो घट जाएगा ओवरऑल, और जिसकी वजह से आपको यहाँ सारी परेशानियां और आप ये मुद्दा उठा रहे हैं। तो फिलहाल जनसंख्या कम से प्रतिनिधित्व कम, शक्ति कम, बल कम, और आपकी बातें नहीं सुनी जाएगी। फंड्स का एलोकेशन कम हो जाएगा क्योंकि फंड्स जो होता है वो जनसंख्या के आधार पर ही दिया जाता है, आपको फंड्स कम दिया जाएगा। योजनाओं के तहत भी आपका आवंटन जो है वो गिर जाएगा। तो ये सारी की सारी चिंताएं जो हैं वही परेशान कर रही हैं हमारे दक्षिणी भारत के राज्यों की। अगर हम लोग बात करें कि कहाँ कितने परसेंट का चेंज हो सकता है संभावित रूप से डेलिमिटेशन के अंदर या परिसीमन में, तो देखिए जहां हम लोग उत्तर भारत में देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि यूपी हमारा 79% प्लस हो रहा है, बिहार 98% प्लस हो रहा है, मध्य प्रदेश 79% प्लस हो रहा है, राजस्थान 100% प्लस हो रहा है, हरियाणा जो है वो 80% प्लस कर रहा है, दिल्ली 71% प्लस कर रहा है, उत्तराखंड 40% की वृद्धि देखेगा, वहीं गुजरात जो है वो 65% की वृद्धि देखेगा, महाराष्ट्र 58% की वृद्धि देखेगा। लेकिन वहीं अगर हम लोग दक्षिण भारत में आते तो पता क्या चलता है
है, तमिलनाडु मात्र 26% की वृद्धि पे, केरल 0 के रेशो पे बना हुआ है, यानी कि परिवर्तन हो भी सकता नहीं हो सकता, पर बहुत ज्यादा फर्क इसको नहीं डालेगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का मिला जुला रेशो 29% है, यानी कि संख्याएं आपकी बहुत अधिक प्रतिनिधित्व नहीं करने वाली हैं, बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं मिलेगा, और संख्याएं नहीं बढ़ी तो समझ लीजिएगा कि जो ओवरऑल परसेंटेज बनेगा वहां आप घट जाएंगे। यही सेम स्थिति हमें देखने को मिल रही है हमारे पूर्वी भारत में, क्योंकि यहाँ पे भी जो जनसंख्या की स्थिति है पूर्वोत्तर भारत की, वो भी इसी प्रकार से न्यूट्रल बनी हुई है, 0% के आसपास का ही एवरेज देख रहे हैं। सिर्फ असम ऐसा है जो 50% की वृद्धि दिखा रहा है, वरना बाकी सब जगह पर हम लोग देख रहे हैं कि 0% ही रेशो हमें शो हो रहा है। इसके साथ साथ बात करें हम लोग ये सब कुछ क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे का रीजन है फर्टिलिटी रेट। यूपी जैसा राज्य 2.4% का प्रजनन दर बनाए रखा हुआ है, बिहार 3.0 या 3% की प्रजनन दर बना के रखा हुआ है, राजस्थान 2% पे है, गुजरात 1.9% पे है, मध्य प्रदेश 2% पे है। वहीं दक्षिण भारत में आते हैं तो पता चलता है कि भाई आंध्र प्रदेश 1.7% पे, तेलंगाना 1.8% पे, कर्नाटक 1.7% पे, केरल 1.8% पे, तमिलनाडु 1.8% पे, जबकि हमारा इस समय जो एवरेज आ रहा है देश का टोटल फर्टिलिटी रेट का, वो भी 2.0 आ रहा है। तो ओवरऑल पता चलता है कि प्रजनन दर के मामले में, जनसंख्या वृद्धि के मामले में दक्षिण भारत के राज्य पीछे रह गए, जिस वजह से उत्तर भारत में अधिक जनसंख्या हो गई है, जनसंख्या वृद्धि तेजी से जारी है, और इन लोगों ने आने वाले समय में पूरी अपनी नीति तैयार कर रखी है हमारी संसद पे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करने की, अच्छा नियंत्रण बना लेने की। हालांकि आने वाले समय में वास्तविक आंकड़े किस रूप में सामने आएंगे, क्या अमित शाह की बात सही होगी और दक्षिणी राज्यों को हानि नहीं होगी सीटों की, या उनके प्रतिनिधित्व की हानि नहीं होगी, क्या देश के सभी राज्यों को बराबर ट्रीट किया जाएगा, ये सभी बातें तो वास्तव में परिसीमन होने के बाद ही हमें समझ में आएगी। लेकिन फिलहाल आपका इन आंकड़ों पे क्या कहना है और क्या है स्थिति इन सब चीज़ों को लेकर के आपके मन में, जरा मुझे अपने विचारों के माध्यम से कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। बाकी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं सभी लोगों तक, उनकी जानकारी को बढ़ाने के लिए। जिन्होंने लाइक नहीं किया कर दीजिएगा, और बस बने रहिए ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। आज के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।